जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। दोस्तों EHI 4 कोर्स कोड जो हम रेगुलर वे में कर रहे हैं, आज उसी का यूनिट नंबर 36 हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और यूनिट नंबर 36 क्या रहने वाला है, क्या इस आज का मुख्य टॉपिक अपना होने वाला है दोस्तों, वो है भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे होता है। जैसे कि मुगल साम्राज्य का पतन होता है और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो क्षेत्रीय वंश उभर के आते हैं, जैसे अवध, मैसूर, तंजौर, बंगाल, हैदराबाद और त्रावणकोर, पंजाब, है ना, ये कई सारे क्षेत्रीय राज्य उभर के आते हैं। और इन क्षेत्रीय राज्यों में कैसे स्वायत्त राज्य की स्थापना होती है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। और कौन कौन से शासक यहाँ पे राज करते हैं बंगाल के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मैसूर के अंदर, बंगाल के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज की जो मुख्य चर्चा अपनी रहने वाली है वो इन टॉपिकों पे रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो वंश था, मतलब जो राज्य था, कैसे स्थापित हुआ, किसके समय में स्थापित हुआ, क्या मुख्य कारण रहे हैदराबाद राज्य के स्थापना के, है ना। हैदराबाद राज्य तो पहले भी था। स्थापना का मतलब है वहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब से शुरुआत हुई, स्वतंत्र रूप से शासक जो है राज कब से करने लगा था हैदराबाद में, है ना। हैदराबाद तो पहले भी था। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भाई, जिसे बोलते हैं कि भाई वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की, तो वहाँ पे खोज का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसने जो जलीय मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। उनके लिए जो जलीय मार्ग की खोज के द्वारा भारत का रास्ता जो ढूंढा था उन्होंने, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, वो एक नई खोज थी, नई डिस्कवरी थी वो। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका यहाँ पे जो शासन जो अभी तक हैदराबाद में जो चल रहा था, वो मुगलों का ही शासन था। मुगलों का जो उस समय में जो मुगल जो शासक था, जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से 1748 में था। और जो अधिकतर जो क्षेत्रीय राज्य थे जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जैसे बंगाल, अवध, ये हैदराबाद, ये है ना, कई सारे राज्य जो थे ये इसी शासक के समय में स्वतंत्र होते हैं। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में इसलिए थोड़ा सा बताना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि इसके समय में ही क्यों ये सब राज्य स्वतंत्र हुए, क्या मुख्य कारण उसके पीछे रहे। जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसका जो मूल नाम था दोस्तों, वो क्या नाम था? रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। तो इसको रंगीला बोला जाता था। ये अपने दरबार में भी आता था, तो ये अर्धनग्न अवस्था में उसमें आता था, है ना, हालात में, अर्धनग्न हालात में। और ये इसका राज्य में ज़्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं करता था। इसके जो मुख्य जो सेनापति थे वो ही यहाँ पे हस्तक्षेप करते थे। तो उस समय भारत भी कई दलों में बटा हुआ था, जैसे कि ईरानी दल, तुरानी दल, है ना, और हिंदुस्तानी दल, अफगानी दल, 4 दलों में बटा हुआ था भारत। कौन कौन सो में? ईरानी दल, अफगानी दल, हिंदुस्तानी दल और तुरानी दल, है ना। तो इससे पहले, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला से पहले के जो शासक थे, वे जो थे उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तानी दल जो के नेता थे और जो ईरानी दल के जो नेता थे उनको प्रश्रय दिया था, उनको स्थान दिया था। लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनता है तो इसने तुरानी दल का जो शासक थे, जैसे कि चिनकिलिच खान, जो कि हम अभी हैदराबाद राज्य के संस्थापक के रूप में भी पढ़ेंगे, उसको इसने प्रश्रय दिया। किसको? चिनकिलिच खान को, यानी कि जो निजामुल मुल्क था, यानी कि निजामुल मुल्क को इसने प्रश्रय दिया। तो निजामुल मुल्क ने क्या किया, जो उनके जो सैयद बंधु थे, जिनको किंग मेकर भी बोला जाता है, किंग मेकर इसलिए क्योंकि उन्होंने कई मुगल राजाओं को गद्दी पर बैठाया, जैसे कि फर्रुख शेर को बैठाया 1713 में, फिर फर्रुख शेर की हत्या कर दी। फर्रुख शेर की हत्या करने के बाद मोहम्मद रफ़ीउद्दर्जात को बैठाते हैं 6 महीने के लिए। रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु हो जाती है। रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु के बाद रफ़ीउद्दौला को गद्दी पे बैठाते हैं। रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु के बाद रफ़ीउद्दौला को गद्दी पर बैठाते हैं, और गद्दी पर उसको भी मृत्यु होने के बाद जब ये षड्यंत्र रचने लगे तो मोहम्मद शाह रंगीला को तो बैठा देते हैं, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला इनके षड्यंत्र से इनको षड्यंत्र के द्वारा हटाना चाहता था, तो उसने तुरानी दल का सहारा लिया। तुरानी दल में मैंने आपको बताया निजामुल मुल्क वगैरह वगैरह, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक भाई की हत्या कर दी और दूसरे को कुछ समय के लिए कैद कर दिया।
और कैद करने के बाद उसकी भी हत्या करती। तो दोनों सैयद बंधु हुसैन और अब्दुल्ला दोनों सैयद बंधु का विनाश हो गया, पतन हो गया। अब मुख्य बागडोर जो मुख्य सेनापति कौन था, वो यही था चिनकिलिस खान। अब चिनकिलिस खान को ये दिल्ली का वजीर बनाना चाहता था, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का वजीर ये बनाना चाहता था। लेकिन वो दिल्ली का वजीर जब बना 1720 में, तो उसने देखा यहाँ का षड्यंत्रपूर्ण वातावरण, वो खुलकर मतलब यहाँ पे अपना जो योग्यता थी वो साबित नहीं कर पाया। एक योग्य सेनापति था ये चिनकिलिस खान, यानी कि निजाम उल मुल्क, है ना। तो वो अपनी योग्यता यहाँ पे साबित नहीं कर पाया। वो किसी तरीके से यहाँ से भागकर दक्षिण में गया और दक्षिण का वजीर यानी कि हैदराबाद राज्य का वजीर वो मतलब हैदराबाद राज्य का संभालने लगा अपना वहाँ पे जाके, है ना। तो जब इसको मोहम्मद शाह रंगीला को पता लगा, तो ये वहाँ पे मुबारिज खान जो इसका गवर्नर था हैदराबाद में, उसको बोलता है भाई इसको मार डालो। किसको? निजामुल मुल्क को, यानी कि चिनकिलिस खान को। तो निजामुल मुल्क चिनकिलिस खान और मुबारिज खान के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है दोस्तों? सूकर खेड़ा का युद्ध। क्या नाम है? सूकर खेड़ा का युद्ध होता है 1724 में। और सूकर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिस खान निजामुल मुल्क उसको मुबारिज खान को पराजित कर देता है, जो कि मुगल गवर्नर होता है। और पराजित करने के बाद जब इसको लगा मोहम्मद शाह रंगीला को अब ये पराजित नहीं हो सकता, तो उसने इसकी जो हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। हैदराबाद राज्य के संस्थापक के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है और उसको वहाँ का शासक मान लिया जाता है। इस प्रकार से हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। और इसका जो मूल नाम था वो था चिनकिलिस खान। और चिनकिलिस खान के अलावा इसको क्या क्या नाम दिया जाए? निजामुल मुल्क खान, खाना की उपाधि इसको दी जाती है। और इससे इम्पोर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए, जैसा हम हैदराबाद राज्य के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको पता होना चाहिए जैसे सूकर खेड़ा का जो युद्ध होता था, ये 1724 में जो सूकर खेड़ा का युद्ध हुआ, मुबारिज खान को पराजित किया। इसमें निजामुल मुल्क की सहायता किसने की थी? मराठों ने की थी। मराठा पेशवा कौन था उस समय में दोस्तों? बाजीराव प्रथम उस समय में मराठा पेशवा था, उसने इसकी सहायता की थी। ठीक है। इसके बाद 1728 में जब ये मराठों के खिलाफ जाने लगा, तो 1728 में मराठों ने इनको पराजित कर दिया। मराठों ने इनको पराजित कर दिया। किसको? निजामुल मुल्क को। और मराठों के साथ एक संधि होती है इनकी। कौन सी संधि होती है दोस्तों? वो संधि का नाम है उसका मुंशी शिवगांव की संधि। 1728 में कौन सी संधि होती है? मुंशी शिवगांव की संधि होती है। किस किस के बीच होती है दोस्तों? मराठों के और निजामुल मुल्क के। तो निजामुल मुल्क उसमें मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बोलता है कि वो इनके मामले में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। किनके? मराठों के मामले में। लेकिन उसके बाद भी 10 साल बाद फिर एक बार फिर मालवा की जगह मतलब भोपाल वाले एरिया में युद्ध होता है और मराठे फिर इनको पराजित करते हैं बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में। और बाजीराव प्रथम जब इनको पराजित करता है, तो उसके बाद एक संधि होती है दुर्रई सराय की संधि। कौन सी? दुर्रई सराय की संधि। और एक अपमानजनक संधि निजामुल मुल्क को करनी पड़ती है और वो स्वीकार इनको करनी पड़ती है, अपमानजनक संधि निजामुल मुल्क को। ठीक है। उसके बाद 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1748 में मृत्यु के बाद दो शासक इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसका भतीजा मुजफ्फर जंग, इसका पुत्र मुजफ्फर जंग और भतीजा नासिर जंग। इन दोनों में युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है, मुजफ्फर जंग में और नासिर जंग में। मुजफ्फर जंग जिसका साथ अंग्रेज लोग दे रहे थे और नासिर जंग जिसका साथ फ्रांसीसी लोग दे रहे थे। ये बात मैंने आपको कर्नाटक संघर्ष में भी बताई थी। जब भारत में यूरोपियों का आगमन हम पढ़ रहे थे, उसमें कर्नाटक संघर्ष हमने दोस्तों देखा था। तो कर्नाटक संघर्ष में भी मैंने बताया था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बारे में, है ना, कि भाई एक का साथ अंग्रेज लोग दे रहे थे और एक का साथ फ्रांसीसी लोग यहाँ पे दे रहे थे। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये शासक बनते हैं। इनके बाद सलावत जंग शासक बनता है ना। हैदराबाद राज्य इसी प्रकार से चलता है। और लास्ट में हम जब देखते हैं, बीच में 2-3 शासक आते हैं, लेकिन उनका कोई मुख्य रोल हैदराबाद में नहीं है दोस्तों। जो लास्ट का शासक हम इसमें देखते हैं वो है, अब जब 1947 में देश आज़ाद होता है, और देश आज़ाद होने के समय में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देश को मतलब हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद ने भारत की अधीनता नहीं स्वीकारी थी और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन
सरदार पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद राज्य को मिलाया जाता है। उस समय में हैदराबाद का शासक कौन था, निज़ाम कौन था? वो था दोस्तों उस्मान अली खान। कौन था? उस्मान अली खान। ठीक है, तो वो भारत में हैदराबाद को मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में हैदराबाद के जो शासक थे इनका क्रम मैंने आपको बताया कि भाई निज़ामुल मुल्क था, उसके बाद फिर ये मुजफ्फर जंग और आसफ जंग, इनमें मुजफ्फर जंग में और नासिर जंग में आपसी संघर्ष होता है। उसके बाद फिर सलावत जंग, एंड लास्ट में मैंने आपको बताया कौन? उस्मान अली। उस्मान अली से पहले कौन था? महावत अली। कौन था दोस्तों? महावत अली उस्मान अली से पहले, है ना। तो इस प्रकार बाद में इसको देश आज़ाद होने के बाद इसको भारत इसमें मिला लिया जाता है। तो ये हैदराबाद राज्य की बात थी। अब बात करते हैं अवध की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अवध की बात करते हैं। तो अवध के बारे में देखो दोस्तों क्या होता है। अवध राज्य की स्थापना कैसे होती है? तो अवध राज्य के दो मुख्य शासक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन से? हैदर अली और टीपू सुल्तान। कौन से? हैदर अली और टीपू सुल्तान दो मुख्य शासक हैं। इनको यहाँ पे अध्ययन दोस्तों करने वाले हैं, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, इससे थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और आवाज़ भी थोड़ी आज लूज सी आ रही होगी, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी, है ना। तो हैदर अली जो शासक हुआ है, इसको आपको क्या याद करना है? देखो, अंग्रेज़ों के बीच में और मैसूर के बीच में 4 लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। 4 लड़ाई आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली लड़ाई मैसूर के बीच में जो है, अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में कौन लड़ता है? हैदर अली लड़ता है। पहली 2 लड़ाई हैदर अली लड़ता है, बाद की 2 लड़ाई टीपू सुल्तान लड़ता है, ठीक है। तो हैदर अली यहाँ पे मैसूर पे अपना जो प्रभुत्व जमाता है और 1767-1769 के बीच में ये पहली लड़ाई लड़ी जाती है। और पहली लड़ाई जो इसमें इनकी विजयी होती है, मतलब विजय किनकी होती है? मैसूर की विजय होती है। इस लड़ाई में इनका साथ मराठों ने और अंग्रेज़ों ने इनका, और मराठों ने और निज़ाम ने इनका साथ दिया। किसका? मैसूर का। और ये लड़ाई जीतने में विजयी हुए। और इस लड़ाई के बाद इनके बीच में एक संधि होती है। उस संधि को क्या नाम दिया गया? मद्रास की संधि। क्या नाम दिया गया दोस्तों? मद्रास की संधि इनके बीच में होती है। और मद्रास की संधि के बाद पहली जो संधि मद्रास की संधि, उसमें अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा धक्का यहाँ पे लगता है। कहाँ पे? मैसूर की लड़ाई के बाद, मतलब पहली मैसूर की लड़ाई जिसमें मद्रास की संधि होती है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरी जब लड़ाई लड़ी जाती है, ये 3 संधि याद रखनी है आपको। 1769 से 1767 से 69 के बीच में पहली लड़ाई, उसके बाद मद्रास की संधि होती है दोस्तों। दूसरी लड़ाई कौन सी होती है? दूसरी लड़ाई होती है दोस्तों 1780 से लेकर 1784 के बीच में। 1784 में एक संधि होती है। उस संधि को क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है मंगलोर की संधि। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? मंगलोर की संधि उसको नाम दिया जाता है। तीसरी जो लड़ाई लड़ी जाती है दोस्तों, वो लड़ी जाती है 1790 से लेकर 1792 के बीच में। उस संधि को क्या नाम दिया गया है? उस संधि को नाम दिया गया दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या नाम दिया गया है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। एंड लास्ट जो युद्ध होता है, जो जिसमें ये पराजित होते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? उसको लड़ाई हुई, उसमें अंतिम जो शासक था टीपू सुल्तान, वो यहाँ पे मारा जाता है दोस्तों। तो 4 लड़ाई इनके बीच में हुई। और अगर आपसे पूछे भाई हैदर अली किस लड़ाई के बाद मारा गया, तो दूसरी लड़ाई जब चल ही रही थी मंगलोर की संधि से पहले, उसमें हैदर अली मारा जाता है। तो वो संधि किसके बीच में होती है? 1784 में वो संधि होती है आयरकुट और टीपू सुल्तान के बीच में। आयरकुट और टीपू सुल्तान। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वो था दोस्तों वारन हेस्टिंग। कौन था? वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? वारन हेस्टिंग। कौन? वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। और संधि कब होती है? 1784 में। इसमें कंफ्यूज नहीं है ना दोस्तों। देखो कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि भाई मराठों की संधि भी 1782 में होती है, अंग्रेजों की मैसूरों की संधि 1784 में होती है। मराठों की जो संधि हुई थी दोस्तों, वह संधि, उस संधि का क्या नाम था? उस संधि का नाम था सालाबाई की संधि। क्या नाम था? सालाबाई की संधि।
और इस संधि का क्या नाम है? उस संधि का नाम है दोस्तों मंगलोर की संधि। एंड लास्ट में जो तीसरी जो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में होती है। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस, क्योंकि कॉर्नवालिस इस समय में गवर्नर जनरल बंगाल का बन के आ गया था 1786 में ही, और ये संधि 1792 में होती है। ये भी एक संधि, इस संधि के तहत आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस को देने पड़े, और अपने 2 बेटे उनके यहाँ पे नज़रबंद मतलब कि रखने पड़े, किसके यहाँ? कॉर्नवालिस के यहाँ, ठीक है। तो तीसरी संधि जो थी वो अंग्रेजों के फेवर में रही थी। और जो चौथी, जो वेलेजली के समय में 1799 में जो भी पराजित होता है और ये मारा जाता है, कौन? टीपू सुल्तान। कौन दोस्तों? टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है, और मारे जाने के बाद टीपू सुल्तान के बाद मैसूर राज्यों को मिला लिया जाता है सहायक संधि के तहत, और इसको बाद में रिपन के समय में मुक्त किया जाता है। तो सहायक संधि की अगर बात की जाए, वेलेजली के समय में सहायक संधि अपनाई गई थी, और सबसे पहले हैदराबाद को, फिर मैसूर को, फिर तंजौर को, फिर अवध को, फिर भोसले को, फिर इसी प्रकार से अन्य जो राज्य थे इनको सहायक संधि प्रणाली के तहत शामिल दोस्तों यहाँ पे किया गया है, ठीक है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, है ना। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे मैसूर राज्य है, हम देख लेंगे दोस्तों। हैदराबाद के बारे में बात, हैदराबाद के बाद हमने मैसूर देखा। अब मैसूर के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, अगला जो राज्य था जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अवध। अवध के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो अवध राज्य भी दोस्तों मुगल साम्राज्य के भगवान वेशों पे ही ये राज्य स्थापित हुआ, ये राज्य खड़ा हुआ। और मुगल राज्य, मैंने आपको बताया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही ज़्यादातर राज्य यहाँ पे स्थापित हुए थे, तो ये राज्य भी उनमें से एक था। कौन सा? अवध राज्य भी दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं अवध के बारे में। अवध में क्या हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसके समय में सेनापति था कौन? शहादत खान। कौन था दोस्तों? शहादत खान, यानी कि बुरहान उल मुल्क जिसको नाम दिया गया था, शहादत खान या उर्फ बुरहान उल मुल्क, है ना दोस्तों। जो अवध राज्य था ये मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक बफर स्टेट के कार्य करता था, यानी बफर माध्यमिक जो क्षेत्र का कार्य ये करता था, है ना। कौन सा? अवध। जो अवध राज्य था, है ना, ये उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया था, इधर फैजाबाद इसकी राजधानी थी, और जो क्रमनासा नदी थी वहाँ का जो एरिया था वो उसको ये कवर करता था। ये शहादत खान या बुरहान मुल्क की था जिसने मतलब इसको, नादिर शाह जब भारत पे आक्रमण करता है 1739 में, और ये जब करनाल के युद्ध में लड़ाई लड़ी जाती है, और करनाल के युद्ध में लड़ाई में जब मोहम्मद शाह रंगीला तो पराजित हो जाता है। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला इसको अपना यहाँ का वकील या वजीर नहीं नियुक्त करता और निजामुल मुल्क को करता है, तो ये इसको नादिर शाह को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए प्रेषित करता है, और बोलता है वहाँ पे आपको कई गुना, मतलब वहाँ से जो संधि होती है उससे कई गुना ज़्यादा रकम वहाँ पे मिलने वाली है आपको, ठीक है। और जब वो नादिर शाह दिल्ली आता है और इससे पैसों की मांग करता है सादत खान या बुरहान मुल्क से, तो ये विष खाकर आत्महत्या कर लेता है दोस्तों। कौन? सादत खान और बुरहान मुल्क। इसके बाद गद्दी पे बैठता है सफदरजंग। कौन बैठता है? सफदरजंग। और सफदरजंग के बाद जो अन्य जो अवध के जो शासक दोस्तों गद्दी पे बैठे, जैसे कि सुजाउद्दौला। कौन? सुजाउद्दौला 1754 में बैठता है, और 1775 तक सुजाउद्दौला गद्दी पर रहता है। अब सुजाउद्दौला से संबंधित आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सुजाउद्दौला के समय में ही, जिस समय बक्सर का प्लासी का युद्ध होता है, उस समय अवध का शासक कौन था? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है या आप डाल भी सकते हो। तो जिस समय प्लासी का युद्ध होता है उस समय अवध का जो शासक था वो था सुजाउद्दौला। जिस समय बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उस समय में कौन था अवध का शासक? वो था दोस्तों सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। और जिस समय इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के तहत यहाँ पे द्वैत शासन की जो शुरुआत हो जाती है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, उस समय में इलाहाबाद का शासक कौन था? उस समय में इलाहाबाद का जो शासक था दोस्तों वो कौन था?
और यहाँ का अवध का जो शासक था वो था सुजाउद्दौला। 1775 तक रहता है, यानी कि जिस समय वारन हेस्टिंग आ जाता है उस समय तक ये यहाँ पे रह जाता है। और इसके साथ ही 1773 में बनारस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? बनारस की संधि होती है, ठीक है। और सुजाउद्दौला के बाद शासक कौन बनता है दोस्तों? वो बनता है आसफ उद्दौला। कौन बनता है? आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला शासक बनता है और ये 1775 से लेके 1797 तक गद्दी पे बैठता है आसफ उद्दौला। और इसी के समय में ही, आसफ उद्दौला के समय में ही अन्य जो संधि इसके साथ जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? फैजाबाद की संधि इसके समय में होती है। और जो लखनऊ का जो इमाम बाड़ा था उसका निर्माण किसके समय में होता है? किस अवध शासक के समय में होता है? लखनऊ के इमाम बाड़े का निर्माण वो होता है दोस्तों आसफ उद्दौला के समय में। किसके समय में होता है? आसफ उद्दौला के समय में। और आसफ उद्दौला के बाद शासक कौन बनता है? वजीर अली शासक बनता है। वजीर अली के बाद शासक बनता है सादत अली खान द्वितीय। कौन? सादत अली खान द्वितीय। ये आपको यहाँ पे ऑर्डर भी याद करना है दोस्तों। अगर आप इसको ऑर्डर याद कर लोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ऑर्डर के तहत आपसे बीच में कोई भी घटना आपसे अगर पूछी जाए तो आप उसको लगा सकते हो अगर आपके ऑर्डर याद है। इसी प्रकार आप इसके ऑर्डर, अन्य राज्यों के ऑर्डर जैसे बंगाल के शासकों का ऑर्डर, अवध के शासकों का ऑर्डर, हैदराबाद के शासकों का ऑर्डर अगर आप याद करोगे दोस्तों तो वो आपके कई सारे क्वेश्चन को क्लियर करता चलेगा। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ये बताया, अवध के शासक सबसे पहले शहादत खान मैंने बताया, उसके बाद शहादत खान के बाद सफदरजंग मैंने बताया, सफदरजंग के बाद मैंने आपको सुजाउद्दौला बताया, सुजाउद्दौला के बाद आसफ उद्दौला बताया, आसफ उद्दौला के बाद जो गद्दी पे बैठता है वजीर अली खान बताया, वजीर अली के बाद शहादत अली खान द्वितीय गद्दी पे बैठता है, और शहादत अली द्वितीय के बाद गाजी उद्दीन हैदर अली द्वितीय गद्दी पे बैठता है, और गाजी उद्दीन हैदर अली द्वितीय के बाद नसरुद्दीन हैदर, और नसरुद्दीन हैदर के बाद मोहम्मद अली शाह, और फिर अमजद अली, एंड लास्ट वाजिद अली शाह। एंड लास्ट कौन बैठता है दोस्तों? वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह ही था जब अवध को कुशासन के आधार पर इनको मिला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। किस अंग्रेज के द्वारा? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी ने ही तो व्यापगत का सिद्धांत लागू किया था, और डलहौजी के काल में ही व्यापगत के सिद्धांत के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, अवध, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड अवध, है ना, ये कुछ राज्य थे जिनको कुशासन के आधार पर मिला लिया जाता है, और यही अवध था। ठीक है, अवध को कुशासन के आधार पर, वहाँ का शासक कौन था? ये था वाजिद अली शाह। कौन था दोस्तों? वाजिद अली शाह वहाँ का शासक था दोस्तों। ठीक है, ये अवध के बारे में। अब देखते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो तत्कालीन समय में बांग्लादेश, बिहार और इधर उड़ीसा, इस वाले एरिया को मिलाकर पूरा बंगाल बनता था दोस्तों। और बंगाल एक समृद्ध प्रदेश था, मुगल कालीन भारत का समृद्ध प्रदेश। यहाँ पे डचों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का, सभी की यहाँ पे मुख्य बस्तियाँ भी बंगाल के अंदर रही थी दोस्तों। और बंगाल यहाँ का समृद्ध केंद्र था। उसमें जैसे कि हुगली इनमें कॉमन बस्तियाँ थी, हुगली पे ही ज़्यादातर व्यापार स्थापित हुए थे। इसी प्रकार से 1717 में मैंने आपको बताया ज़्यादातर राज्य मोहम्मद शाह रंगीला या उससे पहले के शासक फर्रुख सियर के समय में ही स्थापित हुए थे। तो ये राज्य जो है 1717 में फर्रुख सियर के समय में स्थापित हुआ था। और फर्रुख सियर के समय में इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? मुर्शीद कुली खान ने की थी। किसने की थी? मुर्शीद कुली खान के द्वारा बंगाल राज्य की स्थापना की गई थी। और बंगाल राज्य के जो संस्थापक थे मुर्शीद कुली खान के उत्तराधिकारी, एक बार आप ऑर्डर याद कर दो दोस्तों। ऑर्डर से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। ऑर्डर अगर आप आंसर भी लिखते हैं दोस्तों, तो ऑर्डर अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया इनका, तो आंसर चेक करने वालों को ये जरूर लगेगा कि भाई इस बंदे को नॉलेज जरूर है। ठीक है, तो ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए। और समकालीन घटना भी आप साथ साथ में बता सकते हैं जब आपके ऑर्डर याद होगा कि भाई समय में बंगाल का शासक कौन था, अवध का शासक कौन था, या मुगल शासक कौन था। जब आप इसको ऐसे ऑर्डर से याद करोगे, तो संस्थापक मैंने बताया मुर्शीद कुली खान था,
मुर्शिद कुली खान का जो समय पीरियड था वो 1717 से 1727 के बीच में मुर्शिद कुली खान शासक बनता है। 1727 में शुजाउद्दीन शासक बनता है। 1727 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन शासक रहते हैं। और 1739 में कौन शासक बनता है? सरफराज खान शासक बनता है 1 साल के लिए 1740 तक। और गद्दी पे बैठता है जो योग्य शासक जो बंगाल का था, कौन? अली वर्दी खान। कौन दोस्तों? अली वर्दी खान गद्दी पे बैठता है और 1756 तक गद्दी पे रहता है। और 1756 के बाद जो यहाँ पे संघर्ष होता है, सिराजुद्दौला के समकालीन सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठ जाता है, लेकिन उसकी मौसी घसीटी बेगम, दोनों मौसी के बीच में और वहाँ पे संघर्ष होता है। लेकिन गद्दी पे कौन बैठता है? सिराजुद्दौला 1756 में 1 साल के लिए। और सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पे जो बंगाल का नवाब बैठता है वो बैठता है मीर जाफर। कौन? मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों की कठपुतली थी। कौन? अंग्रेजों की कठपुतली मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद गद्दी पे बैठता है मीर कासिम। कौन बैठता है? मीर कासिम। और उसके बाद फिर दोबारा फिर उसको मीर कासिम को गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेज मीर जाफर को फिर गद्दी पे बैठा देते हैं। और मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला गद्दी पे बैठाते हैं नजमुद्दौला को। किसको? नजमुद्दौला को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। और नजमुद्दौला के बाद जो 2 शासक बनते हैं, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला 2 ये शासक गद्दी पर दोस्तों यहाँ पे बैठते हैं, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब आपसे यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो बंगाल के जो शासक थे या बंगाल के जो नवाब थे, इनमें से किसके समय में इलाहाबाद की संधि होती है? तो इलाहाबाद की संधि आपको पता होगा कि भाई 1765 में होती है। और 1765 में बंगाल का नवाब कौन था? वो था दोस्तों कौन? वो था नजमुद्दौला। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जिस समय बैटल ऑफ प्लासी होती है उस समय में बंगाल का नवाब कौन था? जिस समय में बैटल ऑफ बक्सर होता है उस समय बंगाल का नवाब कौन था? या जब ये घटना घटती है, यहाँ की जो काल कोठड़ी वाली घटना घटती है, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये घटना आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि समकालीन बंगाल के नवाब कौन कौन थे। तो हमें इसमें ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम इसमें और मोटा मोटा जो देखते हैं वो यही है कि इसके नवाब या यहाँ के शासक कौन थे। और इसका ऑर्डर आपको यहाँ पे याद रखना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ऑर्डर यहाँ पे? तो हमने कौन कौन से राज्य देखे? अवध हमने देख लिया, मैसूर देखा, हैदराबाद देखा और बंगाल देखा। इसके अलावा और अन्य कौन सा राज्य है जो देखते हैं उसको दोस्तों? अब लास्ट में कुछ राज्य देख लेते हैं जो छोटे छोटे राज्य थे और उन राज्यों के संस्थापक यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भरतपुर में एक राज्य स्थापित होता है। भरतपुर का जो जाट जो शासक यहाँ पे हुआ करते थे भरतपुर में, तो वहाँ का जो संस्थापक था भरतपुर के जो जाट राज्य का, वो था दोस्तों चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन। ठीक है। उसी प्रकार से जो सिख राज्य स्थापित होते हैं, सिख राज्य का जो संस्थापक था कौन था दोस्तों? बंदा सिंह। कौन था? बंदा सिंह बहादुर यहाँ का संस्थापक था। और अहोम जो राज्य था, अहोम, उसकी स्थापना किसने की थी? अहोम राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रुद्र सिम्हा ने। किसने? रुद्र सिम्हा ने अहोम राज्य की स्थापना की थी। और मराठा की मैंने आपको बताई पहले शिवाजी, और दूसरा कौन था? दूसरा बालाजी विश्वनाथ, जो कि पेशवा था। मराठा राज्य की स्थापना बाद में करता है। ठीक है। और राजपुताना की कौन करता है? राजपुताना की करता है दोस्तों अजीत सिंह। कौन करता है? अजीत सिंह राजपुताना की स्थापना यहाँ पे दोस्तों करता है। कुछ राज्य थे, कुछ राज्यों के बारे में हमने पढ़ा। ओरली ज़्यादा अंदर घुसने वाली इसमें चर्चा नहीं थी। जो मोटी मोटी बातें थी, जो मोटी मोटी जो चर्चा थी दोस्तों, वो यहाँ पे करनी बनती थी, है ना। वो हमने आपको बताया। और ये आपकी थी 36 यूनिट, है ना। EHI4 कोड की 36 यूनिट थी दोस्तों, जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस की। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।